हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग लाइट की 11th वीडियो करने लगे हैं। और पिछली वीडियो के अंदर हमने जैसा कि स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लिया था। अब पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा, हमने रिफ्रैक्शन का पार्ट जान लिया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे होता है और कितना होता है। ये सब हम लोग जान चुके हैं पिछले की 2 वीडियोस में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाओ जाके पहले वो वीडियो देखो, याद से देख के आओ। और जो वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। तो यार मुझे ना आज ना अपनी बॉडी के अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। कुछ भी करेंगे लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ खत्म करेंगे। वीडियो भले ही छोटी होगी लेकिन बहुत दमदार होगी। थोड़ा सा पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। हमने ये जान लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो उसका बेंड होना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। और वो किस वजह से होता है? उन पार्टिकल की डेंसिटी की वजह से। किन्हीं के अंदर पार्टिकल्स की भीड़ ज़्यादा होती है, किन्हीं मैटर के अंदर, और किन्हीं के अंदर पार्टिकल्स की भीड़ कम होती है। जहाँ पर पार्टिकल्स की भीड़ कम है वहाँ पे लाइट रे अपनी नॉर्मल स्पीड से चल सकती है, तेज चल सकती है। लेकिन जहाँ कहीं भी मैटर के अंदर पार्टिकल ज़्यादा आ जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस बेचारे की स्पीड को कम होना पड़ता है। और जैसे स्पीड कम होती है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है तो वो कैसे कैसे बेंड हो सकती है। अगर वो डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाएगी, और अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और हमने ये भी देख लिया कि कोई सब्सटेंस किसी लाइट रे को कितना बेंड करवा सकता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो बचा क्या है रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ने के लिए? तो यार हमने रिफ्रैक्शन की तो पूरी जानकारी ले ली। अब जब हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा था ना, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसके सारे लॉस खत्म करने के बाद मैंने तुम्हें बताया था कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से, कॉन्केव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से अलग अलग होता है। क्योंकि लाइट रेज जो है वो हर शेप के ऊपर अपनी सेम टेंडेंसी नहीं दिखाती। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लो हमारे जो प्लेन वाला मिरर था उसके ऊपर लाइट रे पड़ रही है और ऐसे नॉर्मली बाउंस बैक हो जा रही है, तो वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स के अंदर वो बात बदल जाती थी। कॉन्केव जो है वो कन्वर्ज कर देता था और कॉन्वेक्स डाइवर्ज कर देता था। लाइट रेस का जो नेचर है वो शेप्स के ऊपर बदल जाता है। किस वजह से बदल जाता है? उनकी शेप्स की वजह से। अलग अलग शेप के ऊपर उनकी अलग अलग टेंडेंसी होती है। सेम चीज़ हमारी अर्थ पे लेंस भी 3 तरह के होते हैं, ग्लास भी 3 तरह के होते हैं। अब तुम कहोगे ग्लास ही क्यों? क्योंकि यार ग्लास हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं हमारे रिफ्रैक्शन के टॉपिक को स्टडी करने के लिए। और ग्लास हमारे नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, प्लेन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। और ये जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स है ना, ये दोनों के दोनों स्फेरिकल लेंसेज के पार्ट है। ठीक है। अब ग्लास कैसे हो सकता है हमारे पास? एक प्लेन, एक हमारे पास हो सकता है कॉन्वेक्स और एक हमारे पास हो सकता है कॉन्केव। अब लाइट रे इन तीनों के अंदर से पास करेगी, कैसी कैसी इमेज बनाएगी ऑब्जेक्ट की, वो सब हमें देखना है। थोड़ा सा फील लाने के लिए मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। इसको इरेज कर देते हैं। एक बात ध्यान से सोचना, आंखें बंद करो और मानो कि तुम्हारे पास एक चश्मा है। ठीक है। अब उस चश्मे से ना मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। नहीं, वो चश्मा मैंने पहन नहीं रखा, बस ये बात याद रखना, वो चश्मा मैंने पहन नहीं रखा। उस चश्मे को मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है और ऐसे दूर से पूरी दुनिया देखने की कोशिश कर रहा हूँ चश्मे के लेंस से, है ना। तो क्या मुझे वो दुनिया बिल्कुल वैसी नॉर्मल दिखाई देगी जैसी अपनी आंखों से देख पाता हूँ? तुम कहोगे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। किसी लेंस में क्या पता छोटी दिखाई दे रही हो, किसी लेंस में क्या पता चौड़ी दिखाई दे रही हो। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि लाइट रेज जो है, उस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज जैसी उस लेंस के अंदर पड़ेगी, वो क्या करती है? वो रिफ्रैक्शन करती है, थोड़ी सी बेंड होकर के हमारी आंखों में पड़ती है, जिस वजह से इमेज थोड़ी सी ऊपर नीचे बन जाती है। अब किसी भी लेंस के अंदर अगर कोई भी लाइट रे आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने पड़ा हुआ है, तो उसकी इमेजेस कैसी कैसी हमें दिखाई दे सकती है, वो सब हमें पढ़ना है। जब कभी भी कोई लाइट रे हमारे ग्लास स्लैब के ऊपर यानी कि प्लेन ग्लास के ऊपर गिर रही है तो क्या होगा? अगर कोई भी लाइट रे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आती है तो उसके साथ क्या होगा? कोई भी लाइट रे अगर हमारे कॉन्केव लेंस के ऊपर आती है तो उसके साथ क्या होगा? अब हमें आगे रिफ्रैक्शन के पूरे पार्ट में बस यही पढ़ना है। या फिर जैसे एक बात बताऊं, जैसे मान लो मेरा पड़ा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, मैं किसी कॉन्वेक्स लेंस से पूरी दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तुम जानते हो ना कॉन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होती है? एक पूरा लेंस सा होता है गोल सा, जो आगे से भी उठा हो और इस साइड से भी। ठीक है। अब मान लो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से मान लो लाइट रेज निकली और अब ये लाइट रेज इसके पास आके क्या करेगी? इसके पास आके करेगी रिफ्रैक्ट, कहीं ना कहीं मुड़ गई। यहाँ पर मेरे को इसकी इमेज दिखाई दे रही है मान लेते हैं।
तो यहाँ पर मेरे को इसकी इमेज ऐसे दिखाई दे रही है कुछ उल्टी सी, मान लेते हैं इमेज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी कैसी नहीं है सब लोगों को, ये जितनी भी सब चीज़ें ना हमें आगे पढ़नी है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अलग अलग शेप्स के ऊपर लाइट की टेंडेंसी अलग अलग होती है, और आज हम लोग उसी लाइट की टेंडेंसी को पढ़ने लगे अगर वो लाइट रे किसी भी ग्लास स्लैब के ऊपर पड़ती है, यानी कि प्लेन ग्लास के ऊपर जाकर के गिरती है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कि अगर किसी भी ग्लास स्लैब के ऊपर लाइट रे आ रही है तो वो लाइट रे कैसे कैसे बेंड होगी। अब प्लेन ग्लास स्लैब का मैं तुम्हारे को नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल दूं ना, तो जो तुमने डाइनिंग टेबल का ग्लास देखा है, तुम कहोगे हाँ देखा है, हमारे घर में है डाइनिंग टेबल, सबके घर में होती है डाइनिंग टेबल। तो यार हमारे घर में डाइनिंग टेबल है, मैं उसके ग्लास के नीचे ना अपना हाथ ले जाकर के धर देता हूँ, मतलब ये रहा पूरा डाइनिंग टेबल का ग्लास, उसके नीचे मैंने अपना हाथ ले जाकर के रख दिया। अब मैं अगर अपने हाथ को देखूंगा ना ऊपर से तो मेरे को कैसा दिखाई देगा, ये जितना भी हाथ मेरा डाइनिंग टेबल के अंदर है ना वो थोड़ा सा सेपरेट दिखाई देगा। थोड़ा सा सेपरेट दिखाई देने का मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे वाला हाथ जो उस डाइनिंग टेबल के बाहर है वो थोड़ा सा अलग, और जो डाइनिंग टेबल के अंदर है वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा सेपरेट दिखाई देगा। तो क्या मेरा हाथ सही में कट गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है वो हम लोग आज जानेंगे। इस वीडियो के एंड में तुम्हें इस चीज़ का आंसर मिल चुका होगा। अब मान लो मेरे पास कोई ना कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, ये है पीके का रिमोटवा, पीके का रिमोटवा, ये मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया पता नहीं, मेरे को अच्छा लगा, अचानक से हिट कर दिया ना तो मैंने बोल दिया ये पीके का रिमोटवा है, और अब ये पीके का ही रिमोटवा है। अब इस पीके के रिमोटवा से ना लाइट निकली, जो लाइट निकल के मेरे ग्लास स्लैब के ऊपर पड़ेगी उस लाइट रे को मैं कहता हूँ इंसिडेंट रे। ये तो हमने पढ़ रखा है। जिस जगह पे भी लाइट रे गिरेगी, अब तुम मान लो ये जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना, जितने भी सारे केसेस पढ़ेंगे कि किसी भी लेंस के अंदर लाइट रे जा रही है तो हम लोग मानेंगे कि एयर से ही जा रही है, ठीक है। हमारा ऊपर वाला मीडियम जो भी हमारी चीज़ पड़ी हुई है जहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं वो एयर के अंदर ही पड़ी हुई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा सारी चीज़ें एयर के अंदर ही पड़ी हुई है। कल को ला करके अगर मैं यहाँ पे लेंस से भी कोई इमेज देखने की कोशिश करूँगा ना तो लाइट रे एयर से ग्लास के अंदर ही जा रही होगी, आधे से ज़्यादा चीज़ें एयर के अंदर ही पड़ी होती है। तो हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है। ये जो ग्लास स्लैब है वो कहाँ पड़ा हुआ है? एक एयर मीडियम के अंदर पड़ा हुआ है। हमारे जो आसपास का मीडियम है वो कैसा है? एयर है। अब क्या हुआ, ये लाइट रे जा रही है एयर से निकल के ग्लास के अंदर, यानी कि ये लाइट रे जा रही है एक रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर। हमारा लाइट रे जो एयर है वो क्या है? रेयरर मीडियम है, और जो हमारा ग्लास है वो कैसा मीडियम है? वो एक डेंसर मीडियम है। तुम कहोगे बिल्कुल बात सही है। और जब कभी भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। इतनी बात तुम्हें पता है कि ये लाइट रे एयर से निकल के ग्लास के अंदर जा रही है, यानी कि एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो बेचारे जाना तो सीधा चाहती थी, लेकिन होगा क्या? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे बेंड हो जाएगी ये लाइट रे? टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। जो बेंड हुई हुई लाइट रे इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टेड रे। क्या बात क्लियर है? इतनी तो बात नॉर्मल क्लियर है, यहाँ पे तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन ही होगी। यानी कि जैसे ही मैंने ग्लास स्लैब के नीचे अपना हाथ डाला, मेरे हाथ की जितनी भी रेज है वो सारी निकल के ग्लास स्लैब के अंदर पड़ी, एयर से निकल के जा रही है ग्लास के अंदर, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब क्या होगा? अब ये लाइट रे आ चुकी है ग्लास के अंदर, अब ये लाइट रे आ चुकी है ग्लास के अंदर, और जैसे ही ये लाइट अब ग्लास से बाहर भी तो निकलेगी, तो ग्लास से बाहर अब क्या जा रही है लाइट रे? ग्लास से निकल के जा रही है हमारे एयर के अंदर। दो केसेस है, पहले लाइट रे गई एयर से निकल के ग्लास के अंदर, अब वो लाइट रे ग्लास के अंदर आ चुकी है, अब वो ग्लास से वापसी निकल के जाएगी कहां पर? हमारे एयर के अंदर। क्या बात क्लियर है? तुम कहोगे बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर ग्लास से जब भी लाइट रे जा रही है एयर के अंदर, यानी कि एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही है। ग्लास हमारा क्या है? ग्लास हमारा एक डेंसर मीडियम है, और एयर हमारा क्या है? एयर हमारा एक रेयरर मीडियम है। और जब कभी भी लाइट रे डेंसर मीडियम से निकल के रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाती है, ठीक है। ये लाइट रे जहां पर भी पड़ी रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर उस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये लाइट रे अब क्या होगी? जानी चाहिए थी बेचारी ऐसी सीधी, लेकिन अब क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग गई, नॉर्मल से दूर भाग गई। क्यों? क्योंकि लाइट रे कभी भी अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल कर रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाती है। ऐसा किस वजह से होता है? थोड़ा अगर मैं तुम्हें फील दिलाना चाहूँ ना, तो तुम देख रहे हो रेयरर मीडियम के अंदर लाइट रे की स्पीड तेज होगी, है ना, और जैसे ही वो डेंसर के अंदर एंटर करेगी उसकी स्पीड स्लो होगी। स्पीड स्लो हो जाती है तो बेचारी झुक जाती है थोड़ी सी, और जैसे ही वो डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर जा रही है, डेंसर मीडियम के अंदर उसकी लाइट रे की स्पीड धीरे है और रेयरर मीडियम के अंदर उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। और जैसे ही उसकी स्पीड तेज हो जाती है वो झुकती नहीं है, झुकेगी नहीं, तो क्या करती है? वो उठ करके चली जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। जब उसकी स्पीड कम होगी तो उसको नॉर्मल की तरफ झुकना पड़ेगा, और जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो
नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जो लाइट रे हमारी आई थी उसको हमने कहा इंसिडेंट रे, जो लाइट रे हमारी घुस करके रिफ्रैक्ट हुई हमारे ग्लास स्लैब के अंदर उसको हमने बोला रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट रे अब तीसरी बारी में बाहर निकली है उस ग्लास स्लैब के उसको मैं कहता हूं एमर्जेंट रे। ये चीज थोड़ी नई आई है, इस चीज को ध्यान से देखना है। यहां पर जो तीसरी लाइट रे हमारे ग्लास स्लैब के बाहर निकलती है उसका नामकरण किया गया है एमर्जेंट रे। क्या बात क्लियर है? तुम कहोगे बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी एंगल्स की बात कर लेते हैं, बस इतना ही था रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास स्लैब, और कुछ भी नहीं था कि अगर कोई भी लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर रही है तो वो एक रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी और जैसे ही वो घुसेगी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, फिर वो लाइट रे अब ग्लास स्लैब से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, अब वो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो अब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाएगी, और जो अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट रे निकली है उसको मैं एमर्जेंट रे कहता हूँ। बस इतना ही है ग्लास स्लैब के अंदर और कुछ भी नहीं है। दो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ क्या है, लेकिन बस अभी देख लो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई है तुम्हें कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अगर किसी को नहीं आई तो वीडियो एक बार दोबारा रिपीट पे चलाओ और दोबारा सुनने की कोशिश करना ध्यान से। अब देखना कोई भी ऐसा एंगल जो हमारी इंसिडेंट रे बनाती है हमारे नॉर्मल के साथ, ये रहा हमारा नॉर्मल, तो इसके साथ जो एंगल हमारी इंसिडेंट रे बना रही है वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर है? कोई भी ऐसा एंगल जो रिफ्रैक्ट, अब रिफ्रैक्टेड रे हमारी यहाँ पे एक है, ये बीच वाली जो ग्लास स्लैब के अंदर है, और तुम क्या देख रहे हो यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो दो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, एक हमारा इंसिडेंस रे वाला है नॉर्मल और एक हमारा एमर्जेंट रे वाला नॉर्मल। यहां पर भी हमारी रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बना रही है और यहां पर भी हमारी रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बना रही है, और ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। कोई भी ऐसा एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे हमारे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है, और ये दोनों के दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना इक्वल होते हैं ग्लास स्लैब के केस में। ऐसा किस वजह से होता है? तुम जानते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो Z बनाते हैं, यहाँ पे एक Z बन रहा है ना ये रहा, तो ये क्या है? ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, तो इसको मिटाते हैं। और तीसरा एंगल जो है वो हमारा क्या है? वो है हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंस। जब कभी भी एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये रहा हमारा नॉर्मल, तो इसके साथ जो एंगल हमारा एमर्जेंट रे बना रही है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तीन एंगल पड़े हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमरजेंस। जो हमारी एंगल जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारी रिफ्रैक्टेड रे अगर नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और अगर हमारी एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी तो उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या बात क्लियर है? अब मेन बात जो यहाँ पे ग्लास स्लैब का जो तोड़ निकला, जो निचोड़ निकला, जो हम लोग जानना चाहते थे वो क्या निकला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ एमरजेंस के इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा जवाब मिलेगा कि जो मेरा हाथ था ना वो थोड़ा सा कटा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था ग्लास स्लैब के नीचे, जब भी मैं डाइनिंग टेबल के ग्लास के नीचे अपना हाथ डालूंगा। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि जो इंसिडेंट रे होती है ना वो ज़रा सी मुड़ जाती है, ज़रा सी बेंड हो जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, छोटा बड़ा दिखाई नहीं देगा। बस ये लाइट एक तरह से मान लो इंसिडेंट रे है ना वो पैरेलल होती है हमारे एमर्जेंट रे के। बात समझ में आ रही है? इंसिडेंट रे हमारी कैसी होती है? पैरेलल होती है एमर्जेंट रे के। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता जाऊं ना इंसिडेंस रे को, तो तुम देखोगे यहाँ पर इंसिडेंस रे और एमर्जेंट रे के बीच के जो डिस्टेंसेस है वो कैसे हैं? इक्वल है, यानी कि ये दोनों के दोनों कैसी हैं? पैरेलल है। तो जैसे ही मैंने मान लो यहाँ पे मेरा ग्लास स्लैब लगा हुआ है, तो जैसे ही मैंने ग्लास स्लैब के अंदर अपना हाथ डाला तो मेरे को ये हाथ थोड़ा सा सेपरेट और ये हाथ थोड़ा सा सेपरेट क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो भी हाथ मेरा ग्लास स्लैब के नीचे है उसकी इंसिडेंस रेस जाएगी ग्लास स्लैब के अंदर और थोड़ा सा अपना पाथ डेविएट करके बाहर निकल जाएगी। तुम देख रहे हो ना इंसिडेंस रे जो है वो घुस रही थी और जो बाहर निकल रही है वो क्या है? एमर्जेंट रे है, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है। किस वजह से? हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या बात क्लियर है? इसलिए मुझे अपना हाथ ना अपनी पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली साइड दिखाई देगा जो मेरे ग्लास स्लैब के नीचे पड़ा हुआ है। क्या बात क्लियर होगी? बहुत अच्छे से चमकी होगी उम्मीद है। ग्लास स्लैब के अंदर बस इतना ही था। अब ग्लास स्लैब से ना ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं तुम्हें बताऊं केस बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है कि तुम्हें 4-5 ग्लास स्लैब बना के दे देंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत होगा, कोई एक सही होगा, तुमसे बोल देंगे बताओ इन सब में से कौन सा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बिल्कुल सही है, तुम्हें वो बताना है और कुछ भी नहीं। बाकी क्लियर है? और ग्लास स्लैब के लिए बस इतना ही था। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रुक जाओ तो इसको क्लियर कर दूं। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। किसी भी बच्चे को अगर मैथ्स की वीडियोस देखनी है वो जाओ नीचे स्किलशाला के चैनल से गो थ्रू करो। शिवम भाई इतनी अच्छी अच्छी मैथ्स की वीडियोस डाल रहा है ना कि बस पूछो मत। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे लगाते रहो, फोड़ते रहो, और सी यू, बाय बाय।